नमस्कार दोस्तों, यह घटना 1 जनवरी 2025 की है। न्यू ऑरलियंस, लुइजियाना एक ऐसा शहर है जो अपनी पार्टियां और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस बार न्यू ईयर जश्न के बीच हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। अब जरा सोचिए, न्यू ईयर पार्टी का माहौल, हर तरफ म्यूजिक, हंसी खुशी का माहौल, और तभी एक फोर्ड पिकअप ट्रक भीड़ में घुसता है। ट्रक के ऊपर आईसिस का झंडा लहरा रहा था, लेकिन यह झंडा सिर्फ गाड़ी की पहचान तक सीमित नहीं था। इसे चला रहा था शमशुद्दीन जाबर, जो खुद एक अमेरिकन बर्न और 10 साल का यूएस आर्मी वेटरन था। शमशुद्दीन टेक्सास का रहने वाला था, यही पैदा हुआ, बड़ा हुआ और 10 साल तक यूएस आर्मी में सर्विस की। जी हाँ, वो सिर्फ आर्मी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसने अफगानिस्तान में 2 बार डिप्लोमेट भी किया था। एक एचआर स्पेशलिस्ट के रूप में काम करने वाले इस शख्स की कमाई भी दमदार थी। सालाना $1,20,000 से भी ज्यादा कमाता था। मतलब भारतीय रुपए में कहे तो करीब 1 करोड़ रुपए भी से भी ज्यादा। 2 बार शादी कर चुका शमशुद्दीन एक आदर्श अमेरिकन सिटीजन था। फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अचानक भीड़ में ट्रक दौड़ा दिया? शमशुद्दीन ने न सिर्फ ट्रक को भीड़ में घुसाया, बल्कि उसके बाद वो गाड़ी से उतरा और फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास बंदूक थी और उसने पुलिस तक गोली चलाई। इस घटना में करीब 15 लोगों की जान चली गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने एक अमेरिकन रिटायर आर्मी ऑफिसर को इस हद तक रेडिकलाइज कर दिया? घटना के बाद अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्ट ऑफ प्योर इविल करार दिया। शुरुआत में ट्रंप ने सोचा कि शायद कोई बाहरी आदमी, किसी अफ्रीकन या मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि शमशुद्दीन खुद एक अमेरिकन था, वो भी टेक्सास में जन्मा, तब हर कोई सुन्न रह गया। अब यह सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या रेडिकलाइजेशन किसी देश, जाति, धर्म या बैकग्राउंड से जुड़ा है? शमशुद्दीन का केस अमेरिका के लिए एक चौंकाने वाली हकीकत बयां करता है। दोस्तों, ये घटना बताती है कि समाज में अंदरूनी असंतोष और मानसिक दबाव कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका हो या भारत, इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। हमें यह समझना होगा कि रेडिकलाइजेशन से लड़ने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सही दिशा देने की जरूरत है। एफबीआई की जांच में पता चला कि इस शख्स का रेडिकलाइजेशन इंटरनेट के जरिए हुआ था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कट्टरपंथ कंटेंट और प्रोपेगेंडा ने इसे गुमराह कर दिया था। सवाल यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिसे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, अपने लोगों को ऐसी सोच से बचा क्यों नहीं पाया? और एक घटना घटी लास वेगास के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर। एक टेस्ला गाड़ी में विस्फोट हुआ। यहाँ की दीवारें तक हिल गई और यह स्पष्ट नहीं था कि यह हमला किसने और क्यों किया। अब चर्चा यह हो रही है कि ये दोनों घटनाएं एक ही साजिश का हिस्सा थी। टेस्ला ट्रक और गाड़ी का इस्तेमाल होना इसे और संदिग्ध बना देता है। खुद एलन मस्क ने इस पर चिंता जताई और इसे एक नई तरह का आतंकवाद बताया। उनकी कंपनी की गाड़ियां इस तरह का इस्तेमाल होंगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये घटनाएं सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए चेतावनी है। इंटरनेट की ताकत जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा खतरा भी। अगर समय रहते इसे काबू नहीं किया गया तो इसे रेडिकलाइजेशन की घटनाएं बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ा सबक है। हमारा देश में भी इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है और गलत जानकारी फैलाना बेहद आसान हो गया है। सोचिए, अगर यह ट्रेंड यहाँ भी शुरू हो गया तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सोशल मीडिया पर सतर्क रहे, सही जानकारी की पहचान करना सीखे और सबसे जरूरी, कभी भी अंधी भावनाओं में बहने से बचे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत में ऐसा खतरा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये आर्टिकल पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।